Hello students, welcome to E-class of Data Structure. My name is Sunita Arora and presently I am working as Associate Professor of Computer Science at Dr. B.R. Ambedkar Government College, कैथल। आप सब लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर को बहुत अप्रिशिएट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड ऑपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डाटा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, और हमने कुछ एक एग्जांपल्स भी देखे थे। कौन कौन से थे वो? एरे, लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ। आज हम करने जा रहे हैं कि हम कैसे कैसे इन डाटा स्ट्रक्चर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं किसी ना किसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। तो जैसे कि कुछ क्लासिफिकेशंस नज़र आ रही हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, स्टैटिक एंड डायनामिक। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे डाटा स्ट्रक्चर्स को क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है एटॉमिक। जैसे एटम को माना जाता है कि वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसे ही जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये वो हैं जो बिल्कुल बेसिक है, इनको फर्दर किसी से बना नहीं हुआ, बल्कि ये बेसिक यूनिट है, इनको यूज करके बाकी के डाटा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो प्रिमिटिव्स में नाम लिखे हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जिन्हें हम डाटा टाइप्स भी बोल देते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में नाम है एरे, स्ट्रिंग, फाइल, स्टैक्स। ये वो डाटा स्ट्रक्चर हैं जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स की कलेक्शन, उनको यूज करके आगे ये बने हुए। जैसे हमने एरे देखा था, तो एरे क्या थी? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे आगे फर्दर? इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के। तो एरे क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लोट या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं वो प्रिमिटिव को यूज करके, उनकी कलेक्शन को यूज करके बने हुए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं, वो एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। सीक्वेंस फॉर्म करने का मतलब उनका जो रिलेशन है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, तो एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डरिंग है उनमें कि इसके ये पहले आएगा, ये इसके बाद आएगा। एग्जाम्पल्स हैं इनके एरे, लिंक लिस्ट एंड स्टैक। और जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल किया था कि जो सारे रिलेशनशिप्स होते हैं रिकॉर्ड्स में, वो हमेशा ऐसे नहीं होता कि एक रिकॉर्ड दूसरे से एसोसिएटेड है, वन के बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। कुछ एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जो एलिमेंट्स का रिलेशनशिप है वो नेचुरली कैसा है, एक एलिमेंट फर्दर 2 या 3 से रिलेटेड है। तो उस टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट फर्दर किससे लिंक है? 2 एलिमेंट से, ये फर्दर आगे 2 एलिमेंट से, ये सिंगल से। तो इस तरह के रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं? नॉन लीनियर। आइए हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये तो हो गया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लिस्ट भी बोल देते हैं, एरे भी बोल देते हैं। इसमें क्या है? ये फर्स्ट एलिमेंट है 10 जो हो गया, 20 सेकेंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया। तो एक लीनियर ऑर्डर है एलिमेंट्स का, इसीलिए ये क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब आगे जो हम करने जा रहे हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल, ये देखिए, ये मैप्स हैं। ये एक कॉलोनी का मैप है और ये सपोज स्टेट का मैप है। तो स्टेट के मैप में क्या है? जो अलग अलग सिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज ये रोड मैप है, तो रोड मैप में क्या होगा? एक सिटी फर्दर कई सिटीज से रोड से कनेक्टेड है। अब आगे ये जिससे कनेक्टेड है, सपोज ये न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क जो है वो फिलाडेल्फिया से कनेक्टेड है, इधर बोस्टन से, तो बोस्टन और फिलाडेल्फिया भी आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह के रिलेशनशिप जिसमें एक एलिमेंट फर्दर कई एलिमेंट से कनेक्टेड है, उसका आगे कई एलिमेंट से रिलेशनशिप है, तो वो ये क्या हो गए? नॉन लीनियर। इसमें जो है एलिमेंट्स वो सिक्वेंशियली अरेंज्ड नहीं है। और इधर है ये कॉलोनी का मैप, इसमें भी क्या है?
एक घर है, बेकरी है, घर बेकरी से भी कनेक्टेड है, ब्रूअरी से भी कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये फार्म से रिलेटेड है। तो यानी मैप में जो अलग अलग लोकेशंस हैं, मल्टीपल कनेक्शंस हैं उनके बीच में, तो इस टाइप का रिलेशनशिप होता है नॉन लीनियर, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को। एक और एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में था उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। अब ये है ट्री डाटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। तो कौन से टाइप के रियल लाइफ डाटा को वो ट्री एग्जाम्पल सूट करता है? जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होती है, तो ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि 3 टाइप की मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है उसके अंडर और आगे कौन है? चेयरमैन्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनके अंडर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरीके से। जो मिडिल मैनेजमेंट है आगे जनरल मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर। तो ये क्या है? हायरार्चिकल टाइप का एक स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप है, और इसको कंप्यूटर में जब स्टोर करते हैं तो उसके लिए ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स में रिलेशनशिप देखें तो कोई सीक्वेंस नहीं फॉर्म करेगी, ये 1 है तो इनमें से 2 कौन सा, ये या ये। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर्स। होमोजेनियस का मतलब है, होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम टाइप के हैं। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी कि एरे है, तो एरे होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक ही टाइप के होंगे, सारे इंटीजर होंगे या सारे रियल होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो हो गया होमोजेनियस। और नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर मतलब जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मे बी और मे नॉट बी। और एग्जाम्पल क्या है? रिकॉर्ड। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकॉर्ड किया था, तो रिकॉर्ड किसकी कलेक्शन है? फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स की। अब एट्रीब्यूट्स कैसे थे? जैसे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स थे रोल नंबर, नेम, क्लास, तो कोई स्ट्रिंग टाइप का है, कोई इंटीजर है, मार्क्स जो है वो रियल या फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। तो डिफरेंट फील्ड उनको कलेक्ट करके बना रिकॉर्ड। यानी रिकॉर्ड के एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम टाइप के नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर मतलब जिसको एक फिक्स मेमोरी का एरिया दिया हुआ है, और जब रन टाइम है, वो फिक्स्ड एरिया कब है? कंपाइल टाइम पे। जब रन टाइम है, जब वो डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है मेमोरी में, प्रोग्राम में, तो जो वो एरिया है ना तो वो एक्सपेंड हो सकता ना वो कम हो सकता, फिक्स एरिया में ही वो ऑपरेट करेगा। अब क्योंकि फिक्स्ड एरिया में ऑपरेट कर रहा है, उसके एलिमेंट्स की लोकेशन भी फिक्स्ड है और वो पहले से पता है प्रोग्राम को, कंट्रोल को, तो वो कौन सा हुआ? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। अब कुछ ऐसे भी केसेस या कंडीशंस आती हैं जब हमें डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। डायनामिक मतलब ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसका जो मेमोरी एरिया है वो रन टाइम पे हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसका भी एक एरिया तो है जिसमें ये ऑपरेट करता है, लेकिन वो एरिया कैसा है? फ्लेक्सिबल है। ज़रूरत हो तो हम मेमोरी स्पेस और ऐड भी कर सकते हैं, और अगर सपोज एलिमेंट रिमूव हो गया तो जो डिलीटेड स्पेस है उसको मैं कहीं और यूज़ भी कर सकती हूँ, इसका एरिया घटता बढ़ता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का, जैसे एरे हो गई, और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर जिनमें पॉइंटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गई। तो ये थी हमारी 4 तरह की डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशंस। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर जो हम चूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो डिपेंड करता है कि किस डाटा को हमने स्टोर करना है। तो जो डाटा का इंटरनल रिलेशनशिप है वो नेचुरली, मोस्ट नेचुरली किस डाटा स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होता है, एक तो उस पर चॉइस डिपेंड करती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक डाटा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए कि मेरा डाटा ये पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके स्टोर होगा, वो दूसरी चॉइस होती है कि कौन कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहला क्या है? ट्रैवर्सिंग।
Traversing means accessing each record exactly once. This is also called visiting each element. For example, suppose I have a file which contains the customer records और मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करना है। अब जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा वो हर एक कस्टमर का होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हर रिकॉर्ड पे जाएगा कंप्यूटर या प्रोसेस या प्रोग्राम क्या करेगा, हर रिकॉर्ड लेगा, उठाएगा, उसकी ओल्ड रीडिंग देखेगा, न्यू रीडिंग देखेगा, कितनी टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा रेट से और बिल जनरेट होगा। जब एक कस्टमर के लिए बिल जनरेट हो गया फिर सेकंड पे चला जाएगा कंट्रोल, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, यानी हम इसमें कर क्या रहे हैं, हर एलिमेंट के पास जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, और इस ऑपरेशन को कहते हैं ट्रैवर्सिंग द डाटा स्ट्रक्चर, मींस विजिटिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सर्चिंग। अब सर्चिंग मींस, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, सर्च करना मतलब ढूंढना, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इन दैट पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे मेरे पास एक फाइल है तो मुझे चाहिए कि भाई रोल नंबर 5 जो है वो कौन सी लोकेशन पे है, मुझे ढूंढ के निकाल दो, या रोल नंबर 5 जो है उस बच्चे का नेम क्या है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना। जब इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर जो है वो कोई भी मेथड अडॉप्ट करके रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड ढूंढ के लाके देगा। देखो क्या लिखा है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विद अ गिवन की वैल्यू। की वैल्यू इसमें क्या हो गई, कीज कौन सी होती हैं, फील्ड्स को ही हम कीज बोलते हैं। तो की वैल्यू मतलब जैसे रोल नंबर 7, तो की वैल्यू रोल नंबर 7 हो गई, तो उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना ताकि वहां से पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सके और उस बच्चे का डाटा देखा जा सके। या क्या है, फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशंस। हर बार जो मेरी सर्च होती है वो ज़रूरी नहीं प्राइमरी की के बेस पे होती है, हमेशा थोड़ा मुझे रोल नंबर वाइज रिकॉर्ड चाहिए। कभी कभी ऐसे रिकॉर्ड की नेचर भी होती है, भाई वो सारे बच्चे जो रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, मेरी फाइल में एरिया में मैंने स्टोर कर रखा है रूरल या अर्बन, तो मुझे सारे बच्चों की लिस्ट चाहिए जो रूरल एरिया में रहते हैं। तो उस केस में ये क्या करेगा, वो सारे रिकॉर्ड्स ढूंढ के देगा मुझे जो वो पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कहाँ रहता है बच्चा, रूरल, वो निकाल के देगा। तो इस ऑपरेशन को क्या कह देंगे, सर्चिंग। और ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हर डाटा स्ट्रक्चर पे हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्टिंग। इंसर्ट करना मतलब ऐड करना। मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, पहले से कुछ एलिमेंट्स हैं, मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है। अब वो कहाँ होगा, फर्स्ट पे होगा, लास्ट पे, या पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। बट इंसर्टिंग का मतलब क्या है, नया रिकॉर्ड फाइल के अंदर ऐड करना। तो उसके लिए ऑपरेशन हो गया इंसर्टिंग, और उसके लिए फिर हमें एल्गोरिदम राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिलीटिंग। डिलीटिंग मीन्स रिमूविंग द एलिमेंट। मुझे नहीं चाहिए अब फाइल में वो रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो उसको मुझे रिमूव करना है। तो अब रिमूव करेंगे तो बाकी के एलिमेंट्स की लोकेशन पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं, कैसे शिफ्ट होंगे, अगेन वो डाटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बट कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो तो डिलीशन का मतलब उसके किसी एलिमेंट को रिमूव करना। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सोर्टिंग। सोर्टिंग का मतलब जो फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना। कैसे, लॉजिकल ऑर्डर या पर्टिकुलर सीक्वेंस कैसे, जैसे हम कहते हैं कि मेरी फाइल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना उनको नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई ए वाले नाम है सब पहले आ जाए, फिर बी वाले, सी वाले, या हम कह सकते हैं कि फाइल के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये इसमें हमने क्या किया, सोर्ट कर दिया फाइल को, एक लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को अरेंज कर दिया। एंड द लास्ट ऑपरेशन इज मर्जिंग। मर्ज करना। मर्ज करना मीन्स दो अलग अलग फाइलें हैं, उनमें रिकॉर्ड्स हैं, ये फाइल भी सॉर्टेड है, ये फाइल भी सॉर्टेड है। मुझे क्या करना है, एक कंबाइंड फाइल बनानी है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हों दोनों फाइलों के, और जो फाइनल फाइल बनेगी वो भी कैसी होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। तो ऑपरेशन को क्या कहेंगे, मर्ज, यानी कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल।
तो ये तो क्या थे, डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस थे। नेक्स्ट इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। इस पे जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो नोट्स की फॉर्म में आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा ये किसके बारे में है, ये है एल्गोरिदम्स के बारे में। अब एल्गोरिदम कहाँ से आ गए, अभी हमने पीछे क्या किए, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, तो उन ऑपरेशंस को कंप्यूटर पे कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, वो एल्गोरिदम की शक्ल में। अब एल्गोरिदम होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एक ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 पहले ये परफॉर्म करो, फिर ये, तो जो वो लिस्ट बनती है स्टेप्स की, वो क्या हो जाता है, एल्गोरिदम हो जाता है। अब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, तो हम कौन सा चुनना चाहेंगे एल्गोरिदम, हम वो मेथड चूज करना चाहेंगे जो बेस्ट हो। अब बेस्ट को कैसे डिसाइड करें, कैसे डिफाइन करें, एल्गोरिदम्स में जो एफिशिएंसी डिफाइन होती है किसी एल्गोरिदम की, वो कितना एफिशिएंट है, वो कौन से 2 फैक्टर से होती है, टाइम और स्पेस, कि वो एल्गोरिदम मेमोरी का कितना स्पेस यूज करता है और कितना उसको एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर को टाइम लगता है। अब ये पाया गया है कि जब हम अब चाहेंगे तो हम ये कि बेस्ट एल्गोरिदम वो होगा जो मिनिमम स्पेस ले, मिनिमम टाइम ले, बट होता क्या है, अगर हम स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा टाइम है वो रिड्यूस हो सकता है, हम कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं। और अगर हम सोचें कि स्पेस सेव कर ले तो टाइम कर्व कई बार बढ़ जाता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फिर बात क्या हुई, बात ये हुई कि हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, हमें दोनों में एडजस्टमेंट की मेरी रिक्वायरमेंट कौन से की ज़्यादा है, टाइम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पेस, तो कितना टाइम कितना स्पेस, तो दोनों के बीच में हमें सेटिंग करनी पड़ती है। उसी को बोला जाता है कि एल्गोरिदम चूज करते हुए टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का। ये मेरे पास एक स्टूडेंट की फाइल है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने फाइल क्यों मेंटेन करी हुई है कि भाई हमें उसमें से रिकॉर्ड चाहिए, रिट्रीव करना है, सर्च करना है, तो मुझे किसी भी रोल नंबर का रिकॉर्ड चाहिए। सपोज ये जो है रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज ना होती फाइल, तो मुझे अगर कोई रोल नंबर चाहिए होता तो मैं कैसे सर्च करती, किसी रोल नंबर का अगर मुझे डाटा चाहिए, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाऊंगी, चेक करूंगी, फिर सेकंड पे जाऊंगी, फिर थर्ड पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा रिकॉर्ड कहाँ है। अब क्या है, ये जो फाइल है ये सॉर्टेड है रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो अगर मुझे 1505 का डाटा चाहिए तो मुझे पता है वो 5th नंबर पे है, सॉर्टेड है फाइल, तो यहाँ से हमने ले लिया। अब जब एक फाइल में इतनी की वैल्यूज हैं तो हमेशा जो सर्च है वो रोल नंबर के बेस पे तो नहीं होगी, कभी नेम के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए, कभी टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए डाटा, कभी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अरेंज चाहिए। अब सपोज मुझे नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना है, कोई सपोज सुरेश का डाटा चाहिए, तो अब कोई सीक्वेंस तो है नहीं इनमें, तो सुरेश का डाटा कैसे सर्च करूंगी, वही फर्स्ट पे जाऊंगी, सेकंड पे जाऊंगी, थर्ड पे सर्च करूंगी है कि नहीं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च में प्रॉब्लम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं, अगेन ये फाइल अगर मेरे पास नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड हो तो मेरा टाइम कम लगेगा। तो मैंने क्या किया कि ये जो फाइल थी ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो मेरे पास सॉर्ट थी ही सही, अब मैंने इसको क्या किया, नेम के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करके रख लिया, यानी एक कॉपी मेरे पास पहले थी, मैंने एक और कॉपी बना ली फाइल की, किस लिए कि अगर मुझे नेम पे भी सर्च करना पड़े तो ये मुझे सॉर्टेड मिल जाएगी। तो स्पीड तो मेरी बढ़ गई, रोल नंबर के अकॉर्डिंग पहले सॉर्ट किया, स्पीड बढ़ गई। अब मैंने एक कॉपी फाइल की रखी रोल नंबर के अकॉर्डिंग और एक कॉपी रखी नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके, तो मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं नेम से भी सर्च कर सकती हूँ, बट स्पेस कितना हो गया, स्पेस हो गया डबल, 2 फाइलें सेम स्टोर करनी पड़ रही हैं। तो हमने टाइम को रिड्यूस किया किसकी कॉस्ट पे, स्पेस की कॉस्ट पे, यही टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है। अब मैं इसको फर्दर मैं सोचती हूँ कि भाई अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा स्पेस थोड़ा सा मैं कम कर सकूँ, पूरी की पूरी फाइल जो है वो मुझे पूरी कॉपी ना से स्टोर करनी पड़े और मेरा नेम के अकॉर्डिंग सर्च भी हो जाए, तो एक और मैकेनिज्म, एक और टेक्निक है, वो है ये। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मेरी बेसिक फाइल थी जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। अब नेम के अकॉर्डिंग मैंने एक फाइल और बना ली, इसमें मैंने एक तरफ नेम्स जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है वो ले लिए और साथ में क्या रखे हैं, एड्रेसेस यानी पॉइंटर्स।
तो अगर मुझे किसी भी नेम के अकॉर्डिंग इस फाइल को सर्च करना है तो मैं कहाँ जाऊँगी, इस फाइल में जाऊँगी। ये मेरी सॉर्टेड है नेम के अकॉर्डिंग, तो मुझे बड़ी ईजिली जो है शीला का रिकॉर्ड मिल गया और यहाँ से पता चल गया कि वो लोकेशन नंबर 3 पर है। यहाँ से लोकेशन लेके मैं थर्ड उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो मुझे थर्ड नंबर पे मैं जा सकती हूँ। तो अब इसमें क्या कर रही हूँ मैं, मेरा स्पेस तो पहले से कम हो गया, कहाँ तो डबल लग रहा था स्पेस, तो यहाँ पे ये फाइल और अब 2 कॉलम की एक फाइल और रखनी पड़ रही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम पिछले मेथड से बढ़ गया क्योंकि सर्चेस मुझे 2 करनी पड़ रही हैं। पहले मैं नेम यहाँ से सर्च करूँगी, यहाँ से मुझे लोकेशन मिलेगी, फिर लोकेशन पे जाके मुझे रिकॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ा सा स्पेस कम करने लगी तो थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। तो दिस इज कॉल्ड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कि एल्गोरिदम्स जब हम चूज़ करते हैं, मेथड जब हम चूज़ करते हैं तो हमें दोनों में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स। जैसे हमने बात करी थी कि एल्गोरिदम्स की जो एफिशिएंसी है उसको मेजर करने का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। तो अब एक एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी क्या है, इट इज़ द फंक्शन विच गिव्स अस द टाइम एंड और स्पेस, यानी एक एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, वो हमें बताने की कोशिश करता है। उसका आइडिया देता हुआ एक फंक्शन है और किसकी टर्म्स में, इनपुट साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इतनी कम्प्लेक्सिटी है, अगर n स्क्वायर हो गए तो इतनी इसकी एफिशिएंसी, इतना टाइम यूज़ करेगा, इतना ये स्पेस यूज़ करेगा। तो कम्प्लेक्सिटी यानी एक एल्गोरिदम कितना टाइम या स्पेस यूज़ कर रहा है उसका आइडिया। अब जनरली क्या होगा, जो स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड है किसी भी एल्गोरिदम को, वो तो उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके प्रोपोर्शनेट होगा। n नंबर है तो n लोकेशन लग जाएंगी, उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ना जितनी भी उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए जब भी जनरली हम कम्प्लेक्सिटी टर्म की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, टाइम की बात करते हैं। स्पेस तो प्रोपोर्शनेट ही है। तो आगे जब भी हम कम्प्लेक्सिटी रेफर करेंगे, हम कैलकुलेट भी करेंगे एल्गोरिदम्स की कम्प्लेक्सिटी, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, रनिंग टाइम। अब टाइम कैसे मेजर करें किसी एल्गोरिदम का कि वो कितना टाइम ले रहा है, जितने उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे उतना टाइम लगेगा। अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ एक ऑपरेशंस की ऑपरेशंस होते हैं। की ऑपरेशंस मतलब जो मेजर टाइम ले रहे हैं, बाकी का नेग्लिजिबल है, बाकी ऑपरेशंस में जो टाइम लग रहा है, या बाकी के जो ऑपरेशंस जितना टाइम ले रहे हैं वो भी उसी में कवर हो रहा है, उसी के प्रोपोर्शन में चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस जो होते हैं वो तो हार्डवेयर सर्किटरी में बिल्ट होते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल टाइम लेते हैं, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, कंपैरिजन वगैरह हो गए, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो क्या हो गए हमारे की ऑपरेशंस। तो अब हमें इससे क्या समझ में आया कि किसी एल्गोरिदम की अगर कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो उसमें हम अगर नंबर ऑफ की ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लें तो हमें कम्प्लेक्सिटी का आइडिया मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। और जो कम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिदम की, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, वो 2 केसेस में मेजर हम कर सकते हैं। वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी fn की, कम्प्लेक्सिटी की मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग जाएंगे एक पर्टिकुलर उस केस में। और एवरेज केस क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एक एरे है, एरे में अगर मुझे यहाँ पे 20 एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं लीनियर सर्च लगा रही हूँ। तो लीनियर सर्च में मैंने 12 कंपेयर, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर किया, क्या ये 20 है, नहीं है, तो 1, फिर इससे कंपैरिजन हुआ 2 ऑपरेशन, 3, 4, 5, 6, तो 6 कंपैरिजन ऑपरेशन लग गए मुझे 20 तक पहुँचने में। तो अगर कोई और भी एलिमेंट होता जो इसमें एग्जिस्ट करता है तो किसी में 4, किसी में 6, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कितनी है, उतने इसमें कंपैरिजन लगते हैं। तो हम एवरेज केस ले लेते हैं, तो वो तो होगी एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी की ऑन एन एवरेज कितने कंपैरिजन लग रहे हैं। सपोज इसी लिस्ट में मुझे सर्च करना है 26 सर्च करने के लिए लीनियर सर्च लगाई, फर्स्ट एलिमेंट पे गए कंपेयर किया, सेकंड पे गए कंपेयर किया, नहीं मिला 26, फिर थर्ड पे गए, फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th एंड 9th तक आ गए, हमें 26 मिला नहीं, लिस्ट खत्म हो गई। तो
किसी भी केस में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लगेंगे, वो तब लगेंगे अगर एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और मैक्सिमम कितने लगेंगे, जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या हो गई मेरी कंप्लेक्सिटी, वर्स्ट केस की कंप्लेक्सिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी। और अभी हम इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छे से हमें इसका आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं हम लीनियर सर्च की कंप्लेक्सिटी। अभी हमने किया ना कि वर्स्ट केस कौन सा होगा, कि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंपैरिजन लगेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n, कंप्लेक्सिटी कितनी हो गई वर्स्ट केस में n। और एवरेज केस की कंप्लेक्सिटी कैसे निकालें, अभी जैसे हमने किया, हर एक प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें कि कौन से हमें कितने कंपैरिजन लगेंगे उस लोकेशन तक पहुंचने में, तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे हमें मिल जाता है तो 1 × 1/n, 1/n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट, फिर 2 × 1/n, 3 × 1/n, इस तरीके से n। अब यहाँ से 1 + 2 + 3 + n हमने ब्रैकेट में कर लिया, इंटू 1/n। अब ये क्या हो गया मेरा 1 to n का सम, फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/n, तो कितना आ गया, n + 1/2। ये क्या हो गया, एवरेज केस कंप्लेक्सिटी। एवरेज केस समझ गए ना आप, कभी हो सकता है थर्ड लोकेशन पे मिल जाए, कभी फिफ्थ पे, तो अगर ओवरऑल सर्चेस की एवरेज निकालें तो इतनी। और आप देखो जो हमारा एक जनरल आइडिया होता है ना, अगर हम एक कॉमन मैन से भी पूछते हैं, एक लेमैन से भी पूछते हैं, भाई ऑन एन एवरेज कितने कंपैरिजन लग जाएंगे, माधोआध कर देते हैं, तो वही है ये n/2 या n + 1/2। और अब हमने ये भी देखा इसमें कि जो वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी है वो जनरली कैलकुलेट करनी ईजियर होती है और वो हमें बेटर आइडिया दे पाती है। तो आगे हम जब भी रेफर करेंगे वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी ही निकालेंगे एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ, बिग ओ नोटेशन। अब जो कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, कितना टाइम ले रहा है, उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है कि अगर मेरा इनपुट साइज़, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें अगर 10 एलिमेंट हैं तो इतने कंपैरिजन लग रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, और अगर वो 100 हो जाते हैं तो इतना। यानी मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो कंप्लेक्सिटी है ये किस रेट से ग्रो करती है। तो जो ये कंप्लेक्सिटी है उसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। और इसका आइडिया लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो मेरे fn है फंक्शन, उसको मैं कंपेयर करती हूँ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन से। स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से, log n, n log n, n²। किस लिए, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस का जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जो इनकी ग्रो करने का रेट है, वो मुझे पहले से पता है। तो अगर मैं कंप्लेक्सिटी को किसी तरीके से इनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं किसी तरीके से, तो क्या होगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितनी कंप्लेक्सिटी किस रेट से बढ़ रही है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे ये टेबल है, इसमें हमने बताया कि अगर n जो है इनपुट साइज है, n इनपुट साइज यानी 5, मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैंने कंप्लेक्सिटी कैलकुलेट करी और उसको मैंने log n की टर्म्स में कहीं रिप्रेजेंट कर दिया, तो 5 अगर एलिमेंट है तो कंप्लेक्सिटी आई मेरी 3। अगर मेरा साइज 10 हो जाता है तो ये 4 हो जाती है। अगर मेरे 100 लिस्ट जो है, मेरा डाटा स्ट्रक्चर में 100 एलिमेंट्स हो गए, तो मेरी जो ये कंप्लेक्सिटी है 7, यानी स्लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। अब हम आगे n² वाला सपोज ले लेते हैं कि भाई मैंने कंप्लेक्सिटी कैलकुलेट करी एल्गोरिदम की और वो उसको मैंने n² की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। जो i है मेरी कंप्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ n² i है अगर, तो n² के केस में अगर n 5 है तो 25 कंपैरिजन लगते हैं। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हो जाते हैं तो 100। अगर मेरी लिस्ट में या डाटा स्ट्रक्चर में 100 एलिमेंट्स हो जाते हैं तो ये कितना हो गया, 10,000। क्या आ गई है, कंप्लेक्सिटी। तो देखो कंप्लेक्सिटी कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है। तो अगर मेरे डाटा स्ट्रक्चर में ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो एल्गोरिदम मेरा, उसकी कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो है हम कंप्लेक्सिटी को वो इनके कितने के ऑर्डर में है, इनमें से किसी फंक्शन के किस ऑर्डर में है, हम वैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैलकुलेट करने के बाद। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने अभी लीनियर सर्च की कंप्लेक्सिटी कैलकुलेट की थी, तो लीनियर सर्च की कंप्लेक्सिटी एवरेज केस में कितनी आई थी, n + 1/2। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ n।
ऑर्डर ऑफ एन का मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ऑर्डर ऑफ एन। आगे हम देखेंगे कि एक एल्गोरिदम होता है बाइनरी सर्च, उसकी जब हम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इसीलिए इसको कहते हैं बिग ओ, दिस इज कैपिटल ओ, बिग ओ नोटेशन किसके लिए, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स के लिए। आज के लेक्चर में हमने जाना कि डाटा स्ट्रक्चर्स को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं डाटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं, फिर हमने एल्गोरिदम्स, उनकी कम्प्लेक्सिटी की बात करी। ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए। तो आप सभी ने बड़े ध्यान से पेशेंटली लेक्चर को सुना, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स।